सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में बेसिकली हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। ठीक है, तो फटाफट से अपनी एनसीईआरटीज़ खोल लीजिए, साथ में रखिए पेंसिल, क्योंकि हम कुछ स्ट्रक्चरल वायलेंस को पढ़ने जा रहे हैं और उसके 6 टाइप्स को समझने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप साथ साथ में टिक मार्क करते चलिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के अंडरस्टैंड करते हैं और चलिए समझते हैं कि आखिरकार स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है और उसके फॉर्म्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल वायलेंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आप भी अगर चाहो तो नोट डाउन इस चीज़ को कर सकते हो। तो क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं। स्ट्रक्चरल वायलेंस इज द वायलेंस बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास, रेस और रिलीजन रिजल्टिंग इन इनजस्टिस अगेंस्ट सम ग्रुप्स। क्या कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है वो एक प्रकार से एक ऐसी वायलेंस है जो हम करते हैं। किस बेसिस पर करते हैं? सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं? जैसे कास्ट, जेंडर, क्लास, रेस या रिलीजन। ठीक है, इन सब के बेसिस पर जब किसी भी तरीके से किसी ग्रुप के साथ वायलेंस किया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से उनके साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। उनका जो फ्रीडम है, उनकी जो इक्वालिटी है और उनके जो राइट्स है, उनका वायलेशन हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ को हम कहते हैं कि ये इनके साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ठीक है, और इसी सब चीज़ों को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब हो गया किसी भी ग्रुप के एक बेस पर, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो, रेस हो, कलर हो, जब उनके साथ हम वायलेंस करेंगे और उसकी वजह से उनके साथ इनजस्टिस होगा, वो चीज़ कहलाई जाती है स्ट्रक्चरल वायलेंस। ठीक है, समझ गए? तो साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हो, एज ए डेफिनेशन के तौर पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? अब हम स्ट्रक्चरल वायलेंस के टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चरल वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है स्ट्रक्चरल वायलेंस का, वो है कास्ट सिस्टम। मैं रीड करती चलूँगी और आप साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा। और जो जब नाम आ जाता है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस में, जैसे कास्ट है, क्लास है, पेट्रियार्की है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है और साथ ही साथ टिक मार्क भी है, तो आप भी इस तरीके से टिक मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? कास्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ट्रीटेड द सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल एज अस्पर्शीय और अनटचेबल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था? कुछ सर्टेन ग्रुप्स को जो लोअर कास्ट से आते थे, उनको क्या किया जा रहा था? उनको अनटचेबल्स के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, अस्पर्शीय उनको माना जा रहा था। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि टिल इट वॉज outlawed by Constitution of Independent India, the practice of untouchability subjected them to social exclusion and deprivation of the worst sort। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट सिस्टम को या जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म नहीं करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है जब तक उसको ख़त्म नहीं करा, तो क्या हो रहा था? तब तक उनके साथ सोशल एक्सक्लूजन हो रहा था और साथ ही साथ डिप्राइवेशन हो रहा था। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन अलग अलग तरीके से किया जा रहा था कि जो वाटर रिसोर्सेज है आप उनको छुओगे नहीं, आप ज़मीन पर बैठोगे, बाकी जो बच्चे हैं वो टेबल्स पर बैठ सकते हैं, क्योंकि तुम एक दलित या फिर एक लोअर कास्ट के बच्चे हो तो तुम ज़मीन पर बैठोगे। ठीक है, और क्या हो रहा था? और भी अदर 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 प्रकार के क्या हो रहे थे? एक्सक्लूजन हो रहे थे कि तुम केवल वही काम करोगे, तुम केवल सेप्टिक टैंक को क्लीन करोगे। ठीक है, इस तरीके से तुम केवल क्या करोगे? रोड्स की ही साफ़ सफाई करोगे, क्लीनिनेस के ही काम करोगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग करोगे। ये सारी चीज़ें क्या है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो उनका अधिकार था शिक्षा का, काम करने का, सभी के समान एक तरीके से उनको जो इक्वालिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा था कि सोसाइटी के द्वारा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक पूरे ढांचेगत तरीके से जो कास्ट सिस्टम है उसके नाम पर ये जो दलित्स है या जो निचली कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ इस तरीके से वायलेंस किया जा रहा था। ठीक है, समझ गए? और क्या है? ये तो हमने क्या पढ़ा? एक प्रकार का हमने स्ट्रक्चरल वायलेंस पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब हम दूसरे प्रकार का पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास क्या है? क्लास एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कास्ट क्या है? कास्ट बेसिकली एक रिलीजन के बेसिस पर जो कास्ट डिसाइड करी जाती है उसके बेसिस का कॉन्सेप्ट है। क्लास क्या है? एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप काम क्या कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, उस चीज़ पर ये डिसाइड होती है। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्लास की वजह से किस तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, एंड इवन कभी कभी उनके ऊपर फिजिकल अटैक भी हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं।
While a social order based on class appears to be more flexible, it too generates a great deal of inequality and oppression. सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो क्लास का जो बेसिस है वो फ्लेक्सिबल अपीयर करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी और ऑपरेशन होता है लोगों के साथ। कैसे इनइक्वालिटी हो रही है और कैसे ऑपरेशन हो रहा है अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट लाइन में। In the developing countries, a majority of laboring classes they are confined to the informal sector where the wages and the conditions of work are abysmal. क्या कह रहा है, जो लेबरिंग क्लास होती है, ठीक है, तो जो लेबरिंग क्लास हो रही है, लेबरिंग क्लासेस क्या क्या है, लेबरिंग क्लासेस का सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, ठीक है, कोई ईंट ढो रहा है डेली बेसिस पर, ठीक है, ये जो काम होते हैं, जो लेबर होता है, ये होती है लेबरिंग क्लासेस। तो ये क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, इनको ये केवल इनफॉर्मल सेक्टर तक ही सीमित है, और इसकी वजह से उनकी जो वेजेस है, उनकी जो कंडीशंस ऑफ वर्क है बहुत ख़राब है, बहुत कम वेजेस उनको मिल रही है, और जो उनकी कंडीशंस ऑफ वर्क है वो भी ख़राब है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे लेबरिंग क्लासेस में डोमेस्टिक वर्कर्स भी आते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर क्या है, जो घर में काम करते हैं, जो घर में सहायता करते हैं। तो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो उनको भी इनके जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है उनके साथ किया जाता है। कैसे, पहली बात, उनको इक्वालिटी नहीं मिलती, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, है ना। जिसके यहाँ पर काम करते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से उनके साथ बातचीत करी जाती है, एकदम गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और उनको क्या वेजेस सही तरीके से दी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कम वेजेस उनको दी जाती है। अब्यूज़ भी हो जाता है, कभी कभी उनको फिजिकल वायलेंट भी किया जाता है, एक तरीके से फिजिकल वायलेंस हो जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है जो काम करने वाले हैं, जो घर में काम करते हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ। तो क्या इसकी वजह से भी हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्लास के बेसिस पर व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, और इवन फिजिकल अटैक भी हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने दो बेसिस अंडरस्टैंड करे, कास्ट और क्लास। फिर तीसरा जो बेसिस है स्ट्रक्चरल वायलेंस करने का, वो आता है पेट्रियार्की, ठीक है। पेट्रियार्की क्या है, पेट्रियार्की के बारे में हमने अंडरस्टैंड करा है कि पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो मेल है वो विमेन को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, हर फील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, हर जगह पर विमेन का डोमिनेशन है। अंडरस्टैंड करते हैं कि पेट्रियार्की किस तरीके से सोसाइटी में विमेन के अगेंस्ट स्ट्रक्चरल वायलेंस कर रहा है, ठीक है। Patriarchy entails a form of social organization that results in the systematic subordination of and discrimination against women. सिंपल सी बात है कि सिस्टमैटिक तरीके से विमेन को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है विमेन के साथ। और इस कैसे दिख रहा है ये चीज़ हम कैसे मान लें, ये चीज़ हम मानेंगे बाय सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटसेस। जब पता चल गया कि अच्छा बेटी होने वाली है तो क्या कर दिया, वहीं पर मार दिया, पैदा होने से ही मार दिया, ठीक है, पैदा होने से पहले ही मार दिया। ये क्या है, सीधा सीधा फिजिकल अटैक है, उसकी लाइफ ले ली, ठीक है, वायलेंस कर दिया ना सीधा। और क्या है, डिनायल ऑफ एडिक्वेट नरिशमेंट एंड एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड। तो जो गर्ल चाइल्ड है उसको ना प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है, उसको ना प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है। भले ही यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का फिजिकल अटैक ना कर रहे हो, लेकिन जो उसका अधिकार है वो तो नहीं मिल रहा ना उसको। तो देख लो यहाँ पर इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जब हम बात कर रहे हैं ना स्ट्रक्चरल वायलेंस की, वायलेंस शब्द को हमेशा केवल फिजिकल वायलेंस तक सीमित नहीं करना है हम लोगों को, हमें उसका एक ग्रेटर डायमेंशन समझना है कि जब किसी का जो ड्यू राइट्स है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसके अधिकार है, ठीक है, जब वो नहीं मिल रहे हैं तो भी एक प्रकार का हम वायलेंस ही कर रहे हैं, और उसी चीज़ को हम स्ट्रक्चरल वायलेंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चरल वायलेंस में क्या हो रहा है कि किसी सर्टेन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और इनजस्टिस किया जा रहा है, ठीक है। तो केवल फिजिकल एक्टिविटी तक या केवल जब उसको किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है केवल वही वायलेंस नहीं होता, जब अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो चीज़ भी एक तरीके से वायलेंस है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। चाइल्ड मैरिज करी जा रही है, वाइफ बैटरिंग, जो पत्नी है उसको पीटा जा रहा है, डाउरी रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, रेप हो रहे हैं, ऑनर किलिंग हो रही है, ठीक है, कि अगर लड़की ने किसी और कास्ट के अंदर शादी कर दी तो लड़की को मार दो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर तरीके से वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड इन द नेम ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी कैसे कर ली, हमसे पूछ के करना चाहिए था, जहाँ हम करेंगे वहीं करती, है ना। दूसरी कास्ट में कैसे कर ली, हमसे बिना पूछे, और अगर दूसरी कास्ट में कर ली तो फिर हमारी इज्जत पर आँच लगा दी तुमने, तो इसलिए तुम्हें मार दिया जाए। ये सारी चीज़ें, ये एग्जैक्टली ऑनर किलिंग में चीज़ें होती है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये होता है कि विमेन के साथ किस तरीके से पेट्रियार्की की वजह से स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है स्ट्रक्चरल वायलेंस का फॉर्म कोलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद। ठीक है, क्या हो रहा है, कोलोनियलिज्म इज इन द सेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड डायरेक्ट सब्जेक्शन ऑफ अ पीपल टू द एलियन रूल। सिंपल सी बात है कि कोलोनियलिज्म में क्या हो रहा है, जो एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं उनके ऊपर दूसरी कंट्री रूल कर रही है। ठीक है, और ये चीज़ें कब हुआ करती थी, ये चीज़ें कुछ साल पहले हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें तभी हुआ करती थी और लोगों के साथ सब्जुगेशन हुआ करता था, नहीं। आज भी कुछ सर्टन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, पैलेस्टीनियन स्ट्रगल अगेंस्ट इजरायली डोमिनेशन। क्या हो रहा है इसको समझ लो थोड़ा सा, 1 मिनट की बात है। बेसिकली जो इजराइल कंट्री है उसने क्या कर लिया है, इजराइल ने पैलेस्तीन की जो टेरिटरीज़ है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। कौन सी टेरिटरीज़ है, एक है वेस्ट बैंक और एक है गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, 2 टेरिटरीज़ है जो पैलेस्तीन के नाम पर है, जहाँ पर पैलेस्तीनियंस का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन क्या कर दिया है, इजराइल ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, ये रिसेंटली बहुत टाइम से डिस्प्यूट भी चल रहा है इसके ऊपर, और अगर आपको ये न्यूज़पेपर फॉलो करता हो तो ये चीज़ हम रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स में भी देखते हैं, इन 2 टेरिटरीज़ के नाम, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप का। ठीक है, तो ये चीज़ आज भी हो रही है, इजराइल ने इस तरीके से 2 टेरिटरीज जो पैलेस्तीन की टेरिटरीज़ है उसके ऊपर ऑक्यूपेशन किया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। और जब हम बात कर रहे हैं ना कोलोनियलिज्म की, तो ऐसा नहीं है कि कोलोनियलिज्म में केवल और केवल ये है कि एक टेरिटरी के ऊपर ऑक्यूपेशन कर दिया है, नहीं, इसमें एक और डायमेंशन आता है। एक और डायमेंशन क्या है, चलिए रीड करते हैं। बिसाइड्स द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिस्ट कंट्रीज आर येट टू रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ मैनीफोल्ड एक्सप्लॉयटेशन दे सफर्ड ड्यूरिंग द कोलोनियल एरा। क्या कह रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंट्री ने रूल किया था तो जब रूल ख़त्म हो गया, कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट होने के कई सालों तक भी वो कंट्री फेस करती है, रिकवर करने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जो एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ हुआ है। एग्जाम्पल ले लिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, आज़ाद हो गए हम लोग, ठीक बात है, और आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी क्या हम कंप्लीटली रिकवर कर पाए हैं जो हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन इस सालों तक किया गया? रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें अभी भी गरीबी को दूर करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। गरीबी क्यों है, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के पास कुछ भी नहीं था। भारत को एक टाइम पर सोने की चिड़िया कहा जा रहा था, कहाँ गया वो सोने की चिड़िया, कहाँ गई? इतना ज़्यादा जो हमारे पास वेल्थ थी कहाँ गई? ब्रिटिशर्स लेकर चले गए। सारा एक्सप्लॉयटेशन, जितना रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था, जितनी हमारी वेल्थ थी, लेकर वो चले गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ गरीबी थी। ठीक है, और उसी के वजह से इतना टाइम हो गया है हम लोगों को, धीरे धीरे हम रिकवर कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में भी हम ये कह रहे हैं इसकी वजह से कि हमें रिकवरी में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ऐसा नहीं है कि केवल पोवर्टी एक वन ऑफ द कंडीशन है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारे वेल्थ को लूट लिया उन्होंने, नहीं, हमारी एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम में स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, हमारी आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट तरीके से रिकवर हो पाए हैं। ठीक है, प्रोग्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक टाइम पर कोलोनियलिज्म था उसका इम्पैक्ट कई वर्षों तक, 100 सालों तक रह सकता है, और टाइम लगता है किसी भी कंट्री को अपने जो सब्जुगेशन है, जो उसको डोमिनेट किया गया है, उसको रिकवर करने में। ठीक है, समझ गए? तो ये था एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियलिज्म, कि कोलोनियलिज्म का जो वायलेंस है, ऐसा नहीं है कि जब कंट्री आज़ाद हो जाएगी तो कम्प्लीटली आज़ाद है और उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कोलोनियलिज्म का, नहीं, वो चीज़ें चलती हैं, बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, इससे हम लोगों ने ये चीज़ समझी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रकार का जो स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है वो होता है रेसिज्म। ठीक है, और कम्युनलिज्म, दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं रेसिज्म को। तो देखो क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। रेसिज्म अगर आप देखोगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि हर किसी की रेस अलग अलग है, इंडियंस की रेस अलग है, अमेरिकन्स की रेस अलग है। ठीक है, अफ्रीका में जो रेस है वो काफ़ी अलग है, बट इट डज़ नॉट मीन कि अफ्रीका के लोग अगर ब्लैक दिखते हैं तो उनके साथ डोमिनेशन किया जाए जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक। उनकी रेस अलग है तो क्या इसकी वजह से क्या डोमिनेशन जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वाइट्स
जो अमेरिकन्स है या फिर जो ब्रिटिशर्स है वो वाइट दिखते हैं डज नॉट मीन कि वो सुपीरियर हो जाएंगे क्योंकि वो सफ़ेद दिखते हैं, और क्योंकि हम लोग ब्लैक दिखते हैं तो हम लोग इन्फीरियर हो जाएंगे, हमें स्लेव्स बनाया जाए। कोई जस्टिफाइड नहीं है ये चीज़, है ना। और इसी की वजह से क्या हुआ, रेस को क्या किया गया, जस्टिफाई किया गया कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करने के लिए। देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। रेस हैज़ बीन यूज टू जस्टिफाई insidious practices सच एज नीग्रो स्लेवरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में जो नीग्रो है, नीग्रो कौन है बेसिकली, जो अफ्रीका के जो सर्टेन ब्लैक इंडिविजुअल्स हैं उनको अमेरिका में नीग्रो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये थे अफ्रीका ओरिजिन के लोग। तो क्योंकि वो ब्लैक्स थे उनको स्लेव्स बनाया जा रहा था और स्लेवरी कंटिन्यू करी जा रही थी कि तुम तो फिजिकल काम ही करोगे, तुम्हारा दिमाग तो विकसित ही नहीं है, तुम तो केवल स्लेव्स बने रहोगे। ठीक है, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था अमेरिका में। और क्या हुआ, स्लॉटर ऑफ ज्यूज इन हिटलर्स जर्मनी, ज्यूज़ को मारा जा रहा था हिटलर में। हिटलर ने क्या करा था, हिटलर ने एक तरीके से ज्यूज़ को मारा जस्ट बिकॉज क्या करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे कि जर्मनी को एक ऐसी कंट्री बनानी है जिसमें प्योर रेस है। ठीक है, और ज्यूज़ को इम्प्योर रेस के तौर पर माना जा रहा था। ठीक है, क्या हुआ, इसकी वजह से फिजिकल जो उनका जो लाइफ था वो लाइफ ही छीन लिया। ठीक है, और क्या है, अपेर्थाइड रिजीम। अपेर्थाइड रिजीम 1992 में जो वाइट कंट्रोल गवर्नमेंट थी उसकी वजह से क्या हुआ था, जो वाइट कंट्रोल गवर्नमेंट थी वहाँ पर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वो ब्लैक लोगों के साथ क्या कर रही थी, सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर उनको ट्रीट किया जा रहा था। ना उनके पास इक्वालिटी थी, ना उनके पास कुछ सर्टन राइट्स थे, ना उनके पास उतना फ्रीडम था जितना कि वाइट सिटीजन्स के पास था। क्यों किया जा रहा था, रेस के बेसिस पर। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़े कि जब रेस के बेसिस पर मारा भी जा रहा है और रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा है, राइट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ही स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। ठीक है, फिजिकल वायलेंस भी किया जा रहा है और साथ ही साथ में जो डिजर्विंग राइट्स इंडिविजुअल्स के थे वो नहीं दिए जा रहे, इसकी वजह से उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब यही इनजस्टिस होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होगी। और क्या बोल रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है कि तभी ख़त्म हो गया था, या अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जब एपार्थाइड रिजीम हुआ उसके बाद से कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है। रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कंटिन्यूज कोवर्टली इन द वेस्ट एंड इज नाउ ऑफन डायरेक्टेड अगेंस्ट इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। आज के टाइम में भी वेस्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन तरीके से नहीं हो रहा जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन हो रहा है। किसके खिलाफ हो रहा है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से जो लोग वहाँ पर जाते हैं जो अलग रेस के हैं उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि रेस की वजह से किस तरीके से स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। दूसरा एग्जाम्पल या जो सिक्स्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है वो आ जाता है हमारा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है, सांप्रदायिकवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कम्युनलिज्म में सिंपल सी बात होती है कि जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ सर्टेन ग्रुप्स या एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स दूसरे को डोमिनेट करना चालू कर देते हैं, दूसरों के खिलाफ वायलेंस करना चालू कर देते हैं, ये हो जाता है सांप्रदायिकवाद, कम्युनलिज्म। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं क्या दिया हुआ है कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म में बी सीन एज अ साउथ एशियन काउंटर पार्ट ऑफ रेसिज्म वेयर द विक्टिम्स टेंड्स टू बी माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स। तो साउथ एशिया में क्या है ना कि साउथ एशिया में रेस के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, लगेगा कि हाँ पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग और साथ ही साथ बांग्लादेश के लोग एक तरीके से लगभग सिमिलर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है रेस की अगर बात करी जाए, दिखने में लगभग सेम टू सेम लग सकते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है धर्म के बेसिस पर जो एक तरीके से इनजस्टिस किया जा रहा है, कम्युनलिज्म है यहाँ पर। ठीक है, और कम्युनलिज्म कहाँ पर है, माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। देख लो बगल में पाकिस्तान है, ठीक है, इधर बगल में क्या है, बांग्लादेश है। क्या हो रहा है, दोनों ही कंट्रीज़ में जो वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ है, हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे पारसी हो कोई भी हो, सबके साथ रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और उसकी वजह से वो सब लोग वहाँ से छोड़कर इंडिया में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जा रहे हैं, इंडिया में वो सेफ फील करेंगे। सेम टू सेम जो है अफ़गानिस्तान में भी चीज़ यही चल रही है। ठीक है, तो ये साउथ एशिया में इस तरीके से जो कम्युनलिज्म का आइडिया है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और कम्युनलिज्म की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो राइट्स मिलने चाहिए थे, हर रिलीजियस कम्युनिटी को जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से जो उनके साथ डेवलपमेंट, जो उनको राइट्स मिलने चाहिए थे, जो इक्वालिटी और फ्रीडम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और इसकी वजह से उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और यही चीज़ स्ट्रक्चरल वायलेंस में आती है। ठीक है,
तो ये सारे 6 प्रकार के हमने क्या पढ़े, स्ट्रक्चरल वायलेंस के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। The psychological and the tangible harm suffered by the victims of violence often creates grievances that persist over generations. Sometimes they may give rise to fresh bouts of conflicts when provoked by some incidents or even remark. सिंपल सी बात है, जो साइकोलॉजिकल हार्म होता है ना, जो साइकोलॉजिकल नुकसान होता है उन विक्टिम्स को जिन्होंने ये वायलेंस फेस करा है, इसकी वजह से बहुत सारी शिकायतें होती है, जनरेशन्स टू जनरेशन्स तक वो चीज़ें चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर अगर मारा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार मारा गया तो वो इंसिडेंट वहीं ख़त्म, नहीं, वो इंसिडेंट उसके दिमाग में सालों साल तक रहेगा। वो चीज़ वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएगा कि किस तरीके से उनके साथ गलत हुआ। ठीक है, तो वॉयलेंस ऐसा नहीं है कि एक बार वॉयलेंस किसी के साथ कर दिया तो बस वॉयलेंस वहीं पर ख़त्म हो जाता है, नहीं, वो जो वॉयलेंस का जो इम्पैक्ट है वो दिमाग पर पड़ता है, हमारे इमोशंस पर पड़ता है, और वो इमोशंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं जनरेशन्स टू जनरेशन्स। इसीलिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो एक तरीके से जो सोसाइटी में डिवाइड होता है ना, उसको ख़त्म करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि घटना हुई होगी 100 साल पहले, लेकिन वो दोबारा से जन्म ले सकती है 100 साल बाद भी, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो चीज़ बनी हुई है कि हाँ, एक टाइम पीरियड में हमारे धर्म के आधार पर या एक तरीके से हमारी रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था हमारे साथ, और अगर छोटा सा इंसिडेंट दोबारा से वैसा ही होता है तो वो दोबारा से फिर वो चीज़ें आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अमेरिका में ब्लैक्स के साथ में भी जो अमेरिकन ब्लैक्स थे उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट करी, उनके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, अमेरिका में तो क्या हुआ कि सिविल राइट्स मिलने के बाद उनको इक्वल राइट्स मिल गए जैसे वाइट्स को मिला करते थे। अभी कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले की बात है कि अमेरिका में एक ब्लैक इंडिविजुअल जिनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, आई होप अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो मे बी आपने ये चीज़ सुनी हुई होगी। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को क्या किया गया था, बेसिकली उनको मार दिया था। ठीक है, पुलिस ब्रुटैलिटी में वो मर गए थे। ठीक है, उनकी जान चली गई थी। तो जब ब्लैक्स ने ये देखा कि एक ब्लैक इंडिविजुअल को मारा गया है, ठीक है, तो जितने भी अमेरिका में ब्लैक्स थे वो फिर दोबारा से सड़कों पर उतरते हैं और वो फिर दोबारा से कहते हैं कि रेशियल इक्विटी होनी चाहिए अमेरिका में। क्यों दोबारा से ब्लैक्स को टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों बिना गलती के ब्लैक्स को मारा जा रहा है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनको पता है, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि एक टाइम पीरियड में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन भले ही फिर सिविल राइट्स मिल गए हो, लेकिन अगर छोटा सा इंसिडेंट हो गया, अगर किसी एक ब्लैक इंडिविजुअल की जान चली गई प्लस पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से, तो दोबारा से सारी की सारी सोसाइटी एक साथ आ जाती है, सारी कम्युनिटी एक साथ आ जाती है और बोलती है कि तुम दोबारा से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और हम ये होने नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और यही सेम टू सेम चीज़ इंडिया में भी है। इंडिया में क्या है, हमें पता है कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो पार्टीशन की वजह से अलग हुए। तो जो पार्टीशन का जो इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि पार्टीशन का इंसिडेंट हमारे दिमाग से निकल चुका है, नहीं, हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमें मेमोरीज़ है हमारे दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं कि पार्टीशन के अंदर जो वायलेंस हुआ था वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, हम दोनों की जो कंट्रीज़ हैं, उन लोगों को मिलने से। हम लोग खुलकर इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वायलेंस हो चुका है हमारे साथ। ठीक है, और क्या है, और यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, लास्ट पैराग्राफ हम लोग समझ लेते हैं। A just and lasting peace can be attained only by articulating and removing the latent grievances and causes of conflict through a process of dialogue. बहुत अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख सकते हो। क्या बोल रही है, ये कह रही है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा पीस हो जो लंबे टाइम तक चले, तो उसको लाने का एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि जो पिछली शिकायतें हैं कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को, एक दूसरे से जो ग्रुप्स को शिकायतें हैं उनको क्या किया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उनको रिजॉल्व किया जाएगा बातचीत के ज़रिए, जिसको कहा जाता है डायलॉग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ था, अगर किसी के रेस की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ था, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, धर्म के आधार पर किसी को मारा पीटा गया था, तो जितनी भी शिकायतें हैं ग्रुप्स के बीच में, उन सभी ग्रुप्स को एक साथ बिठाओ, उनको बातचीत करवाओ ताकि वो अपनी शिकायतों को दूर करें। तभी जा करके हम ये शांति लंबे टाइम तक रखवा सकते हैं या शांति को लंबे टाइम तक कैरी कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, वरना पॉसिबल नहीं होगा।
क्योंकि अगर अंदर ही हम लोग एक तरीके से गलत भावनाएं रखेंगे एक दूसरे के प्रति, अगर हमारे दिल में शिकायतें होंगी दूसरी कम्युनिटी के प्रति, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ मिल करके पीस को इंश्योर करेगी? नहीं कर सकती। बातचीत करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। और क्या बोला जा रहा है? हेंस द ऑनगोइंग अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो इंक्लूड प्रमोटिंग इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट्स अमंग द पीपल इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है? जो कॉन्टैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में, जो संबंध है उसको बढ़ाया जा रहा है। कोशिश करी जा रही है जितना ज़्यादा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिले अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करी जा रही है ताकि जो डिस्प्यूट्स है इंडिया और पाकिस्तान में उसको रिजॉल्व किया जा सके। जो लोगों में कहीं ना कहीं एक भावनाएं हैं कि हमारे साथ पार्टीशन की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पार्टीशन के टाइम पर जो वायलेंस हुआ, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आज भी बनी हुई है। तो वो शिकायतों को हम दूर करें, तब जा कर के पॉसिबिलिटी है कि हाँ, दोनों जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति एक अच्छी फीलिंग रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। ओके, तो हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया? हमने पूरे अच्छे तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चरल वायलेंस होते हैं, और उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी के कास्ट के बेसिस पर पेट्रियार्क या किसी के जेंडर की वजह से या किसी के रेस की वजह से उसको केवल फिजिकल तरीके से वायलेंस किया जा रहा है। नहीं, अगर किसी को उसका राइट्स भी नहीं मिल रहा, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो चीज़ें भी हमने कवर करी है कि वो चीज़ भी स्ट्रक्चरल वायलेंस में ही आती है। क्योंकि इन सभी प्रकार की चीज़ों की वजह से, इनजस्टिस की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, चाहे इनइक्वालिटी किसी भी बेसिस पर हो, कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, कम्युनिटी, किसी के भी बेसिस पर हो, क्या हो रहा है? जो ग्रुप्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली, तो हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।